हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 व्युत्क्रम आव्यूह एवं उसके रैखिक समीकरण, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आज आप जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं ये बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का है, जिसमें 1 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का दूसरा प्रश्न आता है। ठीक है, इस प्रश्न में जो आपने आव्यूह और सारणिक पढ़ा है उसका ही यूज होगा, क्योंकि लिखा हुआ व्युत्क्रम आव्यूह। आव्यूह का व्युत्क्रम लेना यहां सिखाया जाएगा। व्युत्क्रम आव्यूह लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा वो मैं पहले लिख दूं। सबसे पहले पहला पॉइंट है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह। सेकंड पॉइंट है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। नेक्स्ट पॉइंट है सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह। नेक्स्ट है आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम और प्रमेय एवं गुणधर्म। ठीक है, सारणिकों पर प्रमेय क्या है वो और उसके गुणधर्म। इसके बाद बात करते हैं जो और चीजें इसके आधार पर। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये पहली एक्सरसाइज होगी जिसमें ये सब पॉइंट आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपके अगले एक्सरसाइज के लिए। सबसे पहले 3 बिंदु दिए जाएंगे। 3 बिंदुओं जो भी दिए जाएं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, 3 बिंदुओं अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। नेक्स्ट 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। ठीक है, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। नेक्स्ट पॉइंट आएगा सारणिकों की सहायता से। सारणिकों की सहायता अर्थात क्रेमर नियम। ठीक है, से रैखिक समीकरणों को हल करना। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा आव्यूहों की सहायता से या आव्यूह सिद्धांत से रैखिक समीकरणों को हल करना। ठीक है, और एक पॉइंट और आएगा समीकरण की सहायता से। मैं लिख दे रहा हूं, समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना। आप देख रहे होंगे 3 नंबर मतलब 1 नंबर प्लस 3 नंबर के लिए कितने टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे ही नहीं होता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं जाके चैप्टर तैयार होता है ना। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर मैट्रिक्स अंग्रेजी में, इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंडर एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। यही चलता रहता है। थ्योरम्स, थ्योरम्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि आखिर व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सेखंडज आव्यूह, आव्यूह का व्युत्क्रम पहले हम बात करेंगे और प्रमेय एवं गुणधर्म पहले अपना ये टॉपिक है। तो हम आपको पहले जनरली सिखा देते हैं कि आखिर ये है क्या। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चल रहा हूँ, सुनते चलना, और मैं जब लिखाऊं, जब मैं इसकी थ्योरी भेजूं, तब आप उसकी थ्योरी को उस तरीके से देख लेना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं? ऐसे आव्यूह जिनके साढ़ेक का मान 0 ना हो, अर्थात साढ़ेक ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0। यदि ऐसा है तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाते। अभी 2020 के अंदर जो पेपर हुआ है उसमें 1 नंबर का थ्योरी का प्रश्न पूछा गया। इसमें दोनों प्रश्न उसने पूछा है, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं। तो जिन बच्चों ने लिखा है उन्हें पूरे नंबर प्राप्त हुए हैं। तो साढ़ेक ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0, दैट इज व्युत्क्रमणीय आव्यूह। नेक्स्ट बात करते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा? ऐसे साढ़ेक जिनका साढ़ेक लेने पर 0 के बराबर हो, अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। बात करते हैं इनके उदाहरणों की, ठीक है ना। इनके उदाहरणों की बात करेंगे तो इसका उदाहरण हो गया, जैसे कोई उदाहरण ऐसा ले लो, a = 1 2 3 4, ठीक है, सपोज दैट। और इसका साढ़ेक ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता चल रहा हूँ क्योंकि इसकी मैं थ्योरी आपको सेंड करूंगा, तो इसलिए आप उसको नोट करेंगे, ठीक है। मैं समझाता चल रहा हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये इनको आप ध्यान से देखते चलें। तो साढ़ेक ऑफ ए निकालेंगे तो साढ़ेक ऑफ ए को क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, ठीक है। आप चाहे यहाँ से लिख लेना और चाहे वहाँ से, एक ही बात। तो 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, यही होता है ना। तो -2 डज नॉट इक्वल 0, अर्थात क्या लिख देंगे? अर्थात व्युत्क्रमणीय है। कैसा लिख देंगे? अर्थात व्युत्क्रमणीय है। मैंने क्या डेफिनेशन बताई? ऐसे साढ़ेक जिनका मान साढ़ेक ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0 होता है, साढ़ेक ऑफ ए 0 के बराबर ना हो, तो आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल ये इसका हो गया। ए बराबर ऐसा उदाहरण लो जिसमें हमारा काम 3 4 6 2, सपोज दैट, और साढ़ेक ऑफ ए बराबर 3 2 6 4, ओके। तो साढ़ेक ऑफ ए = 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, क्या आ गया? 0, अर्थात कैसा आव्यूह है? अव्युत्क्रमणीय। कैसा है? अव्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय क्या होता है। ऐसा आव्यूह जिसका साढ़ेक का मान 0 हो, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, 0 ना हो, व्युत्क्रमणीय। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है बेटा आगे, ठीक है ना। इसकी जरूरत क्या है वो हम आपको बताएंगे। जब आव्यूह का व्युत्क्रम लेते हैं तो हमें इसकी ही आवश्यकता पड़ती है सबसे पहले, ठीक है। तो इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम सहखंडज आव्यूह की। किसकी बात करेंगे? सहखंडज आव्यूह। हम आपको इसकी थ्योरी भेजेंगे, इसलिए आप यहां से नोट डाउन करना चाहो यहां से कर लेना, और एक एक लाइन की थ्योरी है इनकी। आव्यूह का सहखंडज क्या होता है ये आपको समझना होगा। एडजॉइंट ए, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आव्यूह ए का सहखंडज।
आव्यूह का खंडज की बात करते हैं तो इसमें हम आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के भी बता देता हूं। किसी वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे और एम गुणा एन, ये एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है ना। ए आई जे एम गुणा एन की जो सारणिक है उसको हमने लिख लिया। तो m गुणा n में हमने कोई भी जो भी आव्यूह लिया है उसको हम इस तरीके से a इक्वल टू लिख देते हैं। पहले a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये हमने ले लिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये आव्यूह ले लिया, आव्यूह का सारणिक ले लेंगे। तो इसी के आगे हमने सारणिक ले लिया, चलो भाई सारणिक ले लेते हैं। तो सारणिक ले लिया तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। अब आपको बता दूं, चूंकि यहाँ पर अवयव मैंने बताया था व्यापक तत्व ए आई जे का सहखंड, हम पीछे सिखा चुके हैं। सहखंड क्या होता है, कैपिटल एफ आई जे। ए आई जे का सहखंड क्या होता है, एफ आई जे। तो इन सब का सहखंड क्या हो जाएगा, F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33। बोलो भैया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, सहखंडों से निर्मित आव्यूह। सहखंडों से निर्मित आव्यूह, ये पूरी बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखते चलें। सहखंडों से निर्मित आव्यूह, इसको हम कहेंगे एफ आई जे। क्या कहेंगे, हम पूरी बात लिख रहे हैं इसलिए आपको समझना होगा। यहाँ F11, यहाँ F12, यहाँ F13, ठीक है। F21 F22 F23 F31 F32 F33, ठीक है। अब हमें लेना है क्या, एडजॉइंट ए। क्या लेना है, एडजॉइंट ए। तो हम क्या करेंगे, इसलिए एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट ए निकालना है। तो हम क्या करें, इसका परिवर्त ले लें। किसका, जो हमारा ये सहखंडों से निर्मित आव्यूह होता है एफ आई जे का परिवर्त। परिवर्त क्या होता है, टी। तो इसका भी परिवर्त लिखना पड़ेगा। तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, परिवर्त हो जाएगा F11 F12 F13। परिवर्त तो जानते हो कि भूल गए, हाँ जी। F21 F22 F23 F31 F32 और F33। हाँ भाई, भूल तो नहीं गए हो। क्या बताया था, पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों। इसका परिवर्त लेने का मतलब, परिवर्त मैं लिखता चल रहा हूं, परिवर्त। इसका परिवर्त लेने का मतलब इसका परिवर्त। आप इधर भी टी लगा सकते हो, ठीक है ना, दोनों तरफ। अब हमने टी ना लगा करके इसका परिवर्त ले ही लिया है, और इसी को हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ए। क्या कहेंगे, एडजॉइंट ए, अर्थात इसी को कहते हैं सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह अंग्रेजी में एडजॉइंट ए लिखते हैं, और हिंदी में हम क्या लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखते हैं, सहखंडज आव्यूह। ये कहलाता है सहखंडज। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। पहले मैं दे रहा हूं छोटा सा एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल दूंगा तो जगह कम है। तो a बराबर 5 2 3 1 का सहखंडज ज्ञात कीजिए। सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका हम जब सहखंडज ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो ये देख लो, ये 2/2 का वर्ग आव्यूह है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, चाहो तो चलो अभी निकाल देते, साढ़े कौ पे निकाल दो, वैसे जरूरत नहीं है। 5 3 2 1, तो इसका हो गया 5 एकम 5 3 दूनी 6 -1। तो ये देखो क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय। अभी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इनवर्स निकालूंगा जब जरूरत होगी। व्युत्क्रमणीय है, ये चीज स्पष्ट हो गई। ये तुम्हें हर एक सवाल में करनी होती। अब हमें क्या चाहिए, अवयव 5 अर्थात F11, ठीक है। F11 चाहिए। तो F11 क्या हो जाएगा, देखो कौन सा चिन्ह आएगा, F11 का सहखंड, का सहखंड। तो F11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, क्या आ गया, क्या होता है 1 + 1 2 हो गया, सम हो गया तो +1, ठीक है। फिर आ जाएगा F12 2, अवयव 2, F12 का सहखंड। F12 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव
ये और ये कितना हो गया -3, फिर आ गया 3 F21 का सेकंड F21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना हो गया -2, ठीक है F21, और ये हो जाएगा एक क्या है F22 क्या हो जाएगा F2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और प्लस का आ जाएगा, ये 5 आ गया। इसलिए क्या लिखेंगे सहखंडज आव्यूह, तो एडजॉइंट ए इज इक्वस टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको लिख लो -3 -2, सॉरी ये उन्हीं जगह पे लिखना है, 1 -3 -2 और 5 और इसका t परिवर्त, तो इसका परिवर्त हो गया 1 -3 -2 और 5, ये कहलाएगा आपका सहखंडज आव्यूह। हिंदी में इसी को कहेंगे सहखंडज आव्यूह। अभी मैं आपको 3x3 का और सिखाऊंगा, उससे आपका क्लियरेशन हो जाएगा 2x2। अब हम आपको एक चीज़ और बताएंगे 2x2 में खास बात क्या होगी, तो आप देखेंगे उसकी खास, ये सबकी समझ में आ गया होगा। हमें सबसे पहले जो भी दिया जाए उसको सारणिक में बदल लें, क्योंकि हमें आगे चल के इसका मान निकालना होगा। और अवयव एआईजे का सहखंडम एफआईजे सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त लेना होगा, वो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। यहां मैंने आपको सहखंड निकाले और एडजॉइंट ए उसका परिवर्त ले लिया और आंसर लिख दिया। अब हम इसको लघु विधि से भी बता सकते हैं, तो लघु विधि क्या होती है वो आप देखेंगे, थोड़ा सा ये नोट कर लिया होगा आपने, और कर लो 2 मिनट। चल तो अपना यही सवाल था ना, तो इसका जो सहखंड आया जो भी आया, तो इस हिसाब से अब देखो मैं आपको लघु विधि बताता हूँ, इसी की लघु विधि शॉर्टकट मेथड क्या होता है। तो जैसे a बराबर हमने लिख दिया A11 A12 A21 A22, ये मैंने ले लिया, हमें केवल 2x2 के लिए ही हो सकता है ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं लघु विधि में, ए का सेकंड अग्रग विकर्ण के अग्रग जो विकर्ण होते हैं, अग्रग विकर्ण के अवयवों का, ये जो होते हैं इनका, ठीक है ना, अग्रग विकर्ण के अवयवों का क्या कर देते हैं, एडजॉइंट ए लिखते समय क्या करेंगे, स्थान चेंज कर दें, A22 A11 और इनके परस्पर चिन्ह बदल दें, ठीक है। तो -A21 और -A12, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। कोई भी उदाहरण आप ले लो, चाहे उससे निकालो, जैसे मान लो 1 3 4 5। अब आपको 2x2 के लिए करना है, तो अग्रग विकर्ण, ये कौन से विकर्ण है, अग्रग विकर्ण, अग्रग विकर्ण को तो परस्पर बदल दें, ये मैंने बदल दिया, और इनके जो पश्च विकर्ण है, कौन सा विकर्ण है, पश्च विकर्ण, चिन्ह बदल दें, चिन्ह बदल दें, ओके। और यहां पर अवयव परस्पर बदल दें, अवयव परस्पर बदल दें। ये सब बातें यहीं से लिख लेना, ज़्यादा बेहतर होगा, वो मैं थ्योरी में वो लिखा दूंगा, सपोज आप लिख लें, लेकिन ये सब समझने की बातें हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिया और आपसे पूछ दिया एडजॉइंट ए निकालो, तो आप डायरेक्ट ही क्या करेंगे, 5 1 और -4 और -3, बोलो भाई, अगर चिन्ह पहले से होता, सपोज दैट ये माइनस होता, तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो बस यही आपका एडजॉइंट ए अर्थात सहखंडज आव्यूह, ये कहलाती है लघु विधि, केवल 2x2 में सहखंडज निकालने की, किसकी, सहखंडज निकालने की लघु विधि है, ओके। तो आपने यहाँ पे सीखा, एक तो आपने सीखा क्या, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सहखंडज आव्यूह 2x2 का सिंपल तरीके से सहखंड के द्वारा निकालना और लघु विधि से भी निकालना, ठीक है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, जिससे हम 3 वाला लेते हैं और 3 वाला आपको निकाल के दिखाते हैं। देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ उसको ढंग से यदि आपने सीख लिया
तो काम बन जाएगा फिर आपका। आप देखेंगे मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज दैट एग्जाम्पल नंबर 1 ये ले लेता हूं। a बराबर 1 2 0 3 -1 1 3 -1 1। इससे क्या आंसर मैच हो जाएगा 4 6 4। थोड़ा सा क्लियरेशन आ जाएगा इससे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वो आपने समझ ही लिया, लेकिन 3/3 में ऐसा शॉर्टकट कोई मेथड नहीं होता, ये ध्यान रखें। यहाँ सेकंड ही निकालने पड़े। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारणिक ए में लिखेंगे। तो सारणिक ए में लिखेंगे 1 3 4 2 -1 6 0 1 एंड 4। ठीक है। अब हम करेंगे सेखंड लेने पर, सेखंड के लिए कोफैक्टर्स, क्या कहते हैं इनको, कोफैक्टर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे F11। आपको थोड़ा सा चिन्ह बता दें, हमेशा ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो हमेशा इस तरीके से लिखो, मैं तरीका सिखा दे रहा हूँ। F11 F12 F13, ठीक है, ऐसे लिख लिया। फिर आपने यहाँ पे ले लिया F21 F22 F23 F23, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा आगे F31 F32 और F33, ठीक है। अब देखो चिन्ह जो होते हैं वो लगा लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कभी गलत होगा ही नहीं। टेंशन खत्म, मुक्त हो गई टेंशन। अब देखो, अब वैसे ही प्रसरण करना है जैसे हम करते हैं। तो -1 की पावर, ये सब तो लग ही गए। अब आपको क्या करना है, 1 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको बंद कर लो, इसको तो 4 बन जा 4। तो क्या आया -4 और -6, खत्म टेंशन। तो -10, कितना आ गया, -10। बोलो भाई F12 F12 क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो। तो 3 4 जा 12 -4, 12 -4, यहाँ चिन्ह किसका, माइनस का। 12 में 4 गई 8, तो -8। 1 3 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, गुणांक नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। सेकंड लेते समय चिन्ह लिया जाता है। 6 तिया 18 और 4 एकम 4 प्लस का, तो 18 + 4 कितना हो गया, प्लस के 22। 2 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये बंद और ये बंद, 4 दूनी 8 -0 8 -0 -8। F22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, जितनी जल्दी कर लोगे उतना ही बात। 4 एकम 4 दूसरी पंक्ति दूसरा, 4 एकम 4 4 0 4 -0 कितना आ गया 4। F23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 6 एकम 6 4 दूनी 8 6 -8 कितना हो गया +2, देख लो। F31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति 6 3 18 18 4 22, 18 + 4 कितना आ गया 22। 32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 एकम 1 -0 1 -0 -1 और 33 ये गया -1 -6 -1 -6 -7, ठीक है। इसलिए अब आप लिखना चाहो सेकंडों से निर्मित तो लिखो, नहीं तो सीधा लिख दो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, वही लिखना है। F11 -10 -8, इसीलिए क्रम में लिख रहा हूं मैं, -8 और 22, ठीक है ना। -8 4, हम एक स्टेप और कम कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही लिख दें तो ये एडजॉइंट ए का आंसर होगा। देखो ये पंक्ति इसमें बदलेगी, अभी परिवर्तन लेंगे, फिर भी चलो कोई बात नहीं। एक लाइन मैंने इसलिए बढ़ा दी आपकी समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत की बात ना हो। और इसका परिवर्त, तो इसका जो परिवर्त आएगा अर्थात एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सेखंडज अव्यूह हो गया आपका, क्या हो गया, -10 -8 और 22 -8 4 और 2 22 -1 और -7, ठीक है। तो इस तरीके से यही मेरा एग्जैक्टली सेखंडज निकालने का आंसर होगा। आपको हम मिलवा दे रहे हैं, ये आपका उदाहरण दिया गया है। तो -10 -8 22
और -8, 4 2 और 2 -1 -7, बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर राइट है। ठीक है ना। तो आप सभी ने देखा कि मैंने आपको एक तो सबसे पहले एक तो हमने ये सिखाया आपको a बराबर लिख के, ठीक है, अभी अभी सिखाया 2/2 का, और ये लिया हमने कितने बाई कितने का 3 गुणा 3 का वर्ग आव्यूह, जिसका सेकंडज हमने इस तरह निकाला, और 2/2 का ही मैंने आपको बाई शॉर्टकट मेथड लघु विधि, बाई लघु विधि, लघु विधि में क्या करते हैं, अग्रक विकर्णों को परस्पर चेंज कर दो और पश्च विकर्णों के परिवर्तित चिन्ह परिवर्तित कर दें, तो आपका सवाल बहुत जल्दी इजीली हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब बातें हो गई, अब आपने ये सीख लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसको आप नोट कर ले भली भांति थोड़ा सा, फिर मैं आगे चलूंगा। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे आप आराम से। आप देखेंगे नेक्स्ट अपना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और अब ये आ गया आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम या व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है, इनवर्स ऑफ आ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ आ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी ए एक किसी भी क्रम का वर्गाव्यूह है, बी भी उसी क्रम का क्या है, ए वर्गाव्यूह है, और बी भी उसी क्रम का वर्गाव्यूह है। कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। अर्थात क्या होना चाहिए, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ये कहता है यदि ए और बी एक ही क्रम के दो आव्यूह इस प्रकार हों कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो आव्यूह व्युत्क्रम आव्यूह कहलाते हैं। ये तो एक शॉर्टकट भाषा है। इसी क्रम का हम क्या करते हैं, एक इकाई आव्यूह ले लेते हैं, तो इसलिए ए बी बराबर आई बराबर बी ए हो जाता है। ऐसे आव्यूह लो जिनका गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात तत्समक आव्यूह के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे आव्यूह कैसे लिए जाते हैं और ऐसे कैसे निकाला जाता है, तो इसको हम आव्यूह बी, अगर हम बात करें, अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आव्यूह बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह है, तो हम यहाँ से देखेंगे तो ए बी बराबर आई अर्थात बी बराबर ए इनवर्स आई, अर्थात या बी बराबर ए इनवर्स, हम कहेंगे बी का व्युत्क्रम आव्यूह ए है, अर्थात ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। इसी प्रकार अगर हम बी को उधर भेज दें तो हम कहेंगे ए बी का व्युत्क्रम आव्यूह है, अर्थात इस तरीके से दोनों तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। अर्थात ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ये कंडीशन होती है। अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों कैसे आव्यूह कहलाएंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय होंगे, अर्थात एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह कहलाते हैं। यही कहानी है व्युत्क्रम आव्यूह की। अब बात करते हैं इसके प्रमेय की। तो प्रमेय में मैं आपको बता दूं, प्रमेय आपको प्रूफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें ए इनवर्स की जो डेफिनेशन कहती है वो ये है, एड ज्वाइंट ए अपॉन सार्डेक ऑफ ए। फिलहाल वेयर जहां सार्डेक ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0। मैंने अभी अभी बोला ना आपसे, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सैखंडज आव्यूह में सार्डेक ऑफ ए का भाग लगा दें जो कि 0 के बराबर नहीं है। अर्थात कोई भी आव्यूह जब तक व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगा, जब तक व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगा, हम उसका ए इनवर्स ज्ञात
नहीं किया जा सकता है, ना कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करने के लिए उसका व्युत्क्रमणीय होना अति आवश्यक है। ये उसकी आवश्यक शर्त है। हमारी महत्वपूर्ण प्रमेय में लिखा होगा आवश्यक एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त होती है सार्वलैनिक ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0। ये कॉपी पे नोट डाउन करनी है आपको, प्रमेय नंबर 1। और भले ही आप इसका प्रमाण ना लिखें, लेकिन ये लाइन आप अवश्य लिखेंगे। और पर्याप्त शर्त के लिए हम क्या करते हैं तो हम आपको बता दें, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो सार्वलैनिक ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए ये प्रमेय है, तो इसमें एडजॉइंट ए में सार्वलैनिक ए का भाग लगा देते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। अब हम आपको एक सवाल छोटा सा लेके बता रहे हैं कैसे हम ज्ञात करते हैं। ये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ए बराबर 2 6 1 3, सपोज दैट -6 ले लो यहाँ। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सार्वलैनिक ऑफ ए 2 1 -6 और 3, ठीक है। तो सार्वलैनिक ऑफ ए हो गया 3 दूना 6 और -6 कितना हो गया 12, डज नॉट इक्वल 0 लिखना पड़ता है। अर्थात ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। जब हम ऐसा लिख देंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ये बात मुझे चाहे 3/3 का हो, चाहे 2/2 का हो, चाहे कोई आगे हो, ठीक है ना। अपने यहाँ 3/3 के, इसलिए 3/3 ये समझ में आया। 3 दूनी 6 -+6। तो इस तरीके से अगर हम इसको वैसे लेते, अगर माइनस नहीं लें तो ये अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तब आपको क्या लिखना होगा? अर्थात ये अव्युत्क्रमणीय है, तब ए इनवर्स का अस्तित्व। अगर हम ये माइनस हटा दें तो ये अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा, इसके इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे सहखंडज आव्यूह के लिए, तो सहखंडज आव्यूह निकालेंगे। तो अभी अभी हमने लघु विधि बताई है, तो यहाँ लिख दें लघु विधि से। 2/2 में लग सकती है लघु विधि से। तो सहखंडज आव्यूह क्या कहलाता है? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा आपको पता ही है। ये आपस में बदल दो 3 2 और इनके चिन्ह बदल दो, चिन्ह मतलब -1 और +6, ये बन गया। बोलो भाई, ये हो गया आपका क्या? लघु विधि से सहखंडज आव्यूह। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, हम जानते हैं क्या जानते हैं? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन सार्वलैनिक ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू सार्वलैनिक ऑफ ए कितना आया? 1/12। और यहाँ लिख देंगे 3 6 -1 और 2। तो इस तरीके से ये आपका एग्जैक्टली आंसर। अगर आप भाग देने लायक हो तो अंदर भाग देना, अदरवाइज आपका यही आंसर होगा। ए इनवर्स आपसे 3 नंबर में बिल्कुल पूछ सकता है। 3/3 का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि 2/2 का भी। ये समझ में आ गया। ए और बी उसी क्रम के, मतलब सेम कोट वर्ग के वर्ग आव्यूह होंगे। ए बी बराबर बी ए वाई बराबर आई का फॉलो करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं ए और बी दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। कैसे निकालते हैं? ए बी बराबर आई तो बी बराबर ए इनवर्स आई, और ए इनवर्स आई को हम ए इनवर्स ही, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जिस आव्यूह में गुणा करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो ये प्रमेय नंबर आपकी 1 भी प्रूफ कर दी मैंने, और आव्यूह का व्युत्क्रम भी बता दिया, और ये आपकी प्रमेय नंबर 1 है। कौन सी प्रमेय है? 1। आप पढ़ सकते हो, उसमें क्या दिया गया है। आवश्यक के लिए हमने बता दिया आपको क्या होता है। आवश्यक के लिए ये होता है, और जो ज्ञात करते हैं वो ये ज्ञात करते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सहखंडज आव्यूह बटे सार्वलैनिक ऑफ ए। इस तरीके से ये मेथड समझें। अगर मैंने आपको जितने मेथड सिखा रहा हूँ, ये मेथड सीखते चलेंगे तो परीक्षा में कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, और कहीं भी आने वाली नहीं है। जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ कहीं दिक्कत नहीं आएगी, पूरे चाहे किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, ध्यान देंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। प्रमेय नंबर 1 आव्यूह का व्युत्क्रम, और प्रमेय नंबर 1 मैंने आपको बता दी है। आप इसमें डेरिवेशन चाहें तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ज़्यादा करेंगे। दूसरी प्रमेय होती है ए इंटू एडजॉइंट ए। तृतीय क्रम का एक वर्ग आव्यूह लेंगे। प्रमेय नंबर 2 लिख रही है ए इंटू, अपनी बुक में देखेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर सार्वलैनिक ऑफ ए इंटू I3 इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, इन पे आधारित सवाल मैं कल आपको बताऊंगा, लेकिन आज आपको ये प्रमेय वगैरह क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। इसकी थ्योरी मैं आपको और सेंड कर दूंगा फिर भी। ठीक है, तो कैसे? ए इंटू जो भी ए दिया जाएगा उसका एडजॉइंट ए निकालो, ए का इंटू एडजॉइंट में करा लो, एडजॉइंट ए का इंटू ए में करा लो, दोनों किसके बराबर आ जाए? सार्वलैनिक ऑफ ए के।
तो हम समझ लेंगे कि ये प्रमेय प्रूफ होती है। कुछ टिप्पणी दी गई हैं, इसमें लिखा हुआ ए तथा बी, ये प्रमेय काम की होती हैं, आगे काम में आ जाएंगी बीएससी में कंपटीशन में। तो यदि ए तथा बी एन क्रम का वर्गाव्यूह है तो ए इंटू एडजॉइंट ए, उसने एन क्रम का कह दिया, मतलब इसका मतलब बात खत्म हो गई, 3 का नहीं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, किसी का भी हो, इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। और सेकंड है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सारणिक ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, ये भी नियम होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर ये 3 क्रम का होगा तो n की जगह पर वही वैल्यू रख दी जाएगी। और नेक्स्ट है एडजॉइंट ए टी की, एडजॉइंट ए टी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की पावर होल टी। ठीक है, परिवर्त एडजॉइंट ए बी को हम एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी, ये सारणिक के कुछ सैखंडज के कुछ नियम है, उस तरीके से उसको बताया गया। तीसरी प्रमेय है प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आव्यूह का एक व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है, ये छोटी सी प्रमेय है, इसको आप पढ़ के कर सकते हैं। और चौथी प्रमेय है यदि ए तथा बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हों तो प्रमेय होती है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसको मैं कल प्रूफ करके आपको बताऊंगा, इस प्रमेय को नहीं, इसके सवाल को। ठीक है, और पांचवी प्रमेय भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पे आधारित सवाल आते हैं। ठीक है ना, तो इसका है यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसमें एक चीज और लिख लेंगे चौथी में, ये ए बी सी एक्स वाई जेड का होल इनवर्स बराबर जेड इनवर्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स डॉट डॉट बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, पांचवी में यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो आव्यूह ए टी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, अर्थात ए टी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स का होल टी। इस पे आधारित कल हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। जब तक के लिए आप इसकी प्रमेयों को सही तरीके से पढ़ें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है कि हमें सर समझ में नहीं आ रही प्रमेय क्या होती हैं, तो मैं आपको लिख कर भी बता सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें आप बता दीजिए। तो आज के लिए, आज मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसको, पिछले वाले चैप्टर को तैयार करें, है ना, उसका कहीं ना कहीं टेस्ट वगैरह होगा तो आपको फायदा मिल जाएगा। सारणिक का है, उसमें आप गुणधर्मों को याद करें, सही तरीके से प्रैक्टिस करें, 100% वो चैप्टर आपको आ जाएगा। फिर मैं लास्ट में सभी के एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के प्रश्न भी आपको, एक्स्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करा दूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।